हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने भारत की भौगोलिक अवस्थिति या भारत का परिचय, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था भारत का भौतिक विभाग और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने देखा था भारत की भूगर्भिक संरचना या भारत का भूगर्भिक इतिहास और चौथा चैप्टर हम लोगों ने देखा था भारत की जलवायु। आज हम लोग भारत की मिट्टी या भारत की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। भारत की मिट्टी संपदा पर देश के उच्चावच तथा जलवायु का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ की मिट्टी की विशेषता यह है कि इसकी विभिन्नता का संबंध चट्टानों की संरचना, उच्चावच के धरातलीय स्वरूप, धरातल की ढाल, जलवायु और वनस्पति के द्वारा स्थापित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR ने भारत की मिट्टी को कुल 8 प्रकारों में बांटा है। वो 8 प्रकार मिट्टी के रंग, खनिज, संरचनात्मक मिट्टी और संसाधन महत्व के आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग सभी मिट्टी को एक एक करके देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग 8 मिट्टी की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ या दोमट मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल या पीली मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी, छठा है लवणीय मिट्टी, सातवां है पीट मिट्टी और आठवां है वन मिट्टी। मिट्टी को हम लोग मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इन 8 के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तर के विशाल मैदान या उत्तरी मैदान और नदी घाटी में भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर फैला हुआ है। 40% भाग अर्थात 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जलोढ़ या दोमट मिट्टी विस्तृत है। यह पंजाब से लेकर के असम तक विशाल मैदान के साथ साथ नदी घाटी जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी घाटियों में भी ये पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टियाँ जो है वो निक्षेपित मिट्टी है, जो कि नदियों द्वारा बहा करके लाया जाता है। ये मिट्टी हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र जो है वो 3 प्रमुख नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना हुआ है, जो एक सकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये मिट्टियाँ जो है वो पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाएं और नदी की घाटियों में ये पाया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी की सारी नदी का डेल्टा जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी के रंग की बात करते हैं तो ये 2 रंग में पाए जाते हैं। एक पहला हल्का धूसर और दूसरा है राख धूसर, अर्थात जलोढ़ मिट्टी 2 कलर में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता पाई जाती है, जिस कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है और इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है उस क्षेत्र में सघन बसाव पाया जाता है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के रासायनिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% चिकने कण और 20% गाद पाए जाते हैं।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बलुई दोमट मिट्टी की। तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण की क्षमता वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी चूंकि अधिक उपजाऊ होता है, इसीलिए इस मिट्टी में चावल, गेहूं, कपास, जूट, तिल, गन्ना, फल, सब्जी ये सारे के सारे कृषि कार्य इसमें किए जाते हैं। सूखे क्षेत्र में मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। निम्न और मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये मिट्टी अधिक दोमटी और मृण्मय होती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में बांगर अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से ये दो विभिन्न प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया जलोढ़ या दोमट मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी या काली मृदा। इस मिट्टी का निर्माण भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंड होने के उपरांत बैसाल्ट लावा के अपक्षय और टूटने फूटने से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप के काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये गहरी काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। खास करके प्रायद्वीपीय भारत या पठारी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इस काली मिट्टी में लोहा, चूना, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसकी कमी पाई जाती है। आमतौर पर काली मिट्टी मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। ये मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर यह मिट्टी सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मिट्टियों में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। यह बहुत महीन और कम मृदुता वाली मिट्टी है। इसके अलावा ये अपारगम्य भी होती है। इस मृदा का रंग काला जो होता है वो टिटेनोफेरस, मैग्नाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर के हल्के काले और भूरी मिट्टी तक होती है। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इस मिट्टी को हम लोग काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है लाल और पीली मिट्टी या लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा का निर्माण जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार और कायांतरित शैल के विघटन और वियोजन से हुआ है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका दो खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल उसमें उपस्थित लौह ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र में एक लंबी पट्टी के रूप में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में एवं मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी लाल और पीली मिट्टी जो है वो प्रायः अनुर्वर होती है। उच्च भूमि में इस मिट्टी की परत महीन होती है तथा बजरी युक्त, बलुई, पथरीली तथा छिद्र युक्त होती है, इसीलिए बाजरे जैसे खाद्यान्न फसलों के लिए ये अधिक उपयुक्त होती है। किंतु निम्न भूमि तथा घाटियों में ये समृद्ध, गहरी, उर्वरक एवं गहरे रंग की होती है तथा इसमें कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू ये सारा का सारा, इसके अलावा मोटे अनाज, आलू जैसे फसल जो है वो उपजाए जाते हैं। अगर हम भारत में इस मिट्टी के विस्तार की बात करते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ये पाई जाती है। अब हम लोग चौथे की बात करते हैं।
चौथा है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है जो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन से बनता है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हम लोग इसके रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो लोहा और एल्युमिनियम इस मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, चूना पत्थर और जैविक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन, चूना पत्थर और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में। ये मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है और उर्वरक की सहायता से, चूंकि कम उर्वरता होती है इसमें, इसीलिए उर्वरक की सहायता से चावल, कपास, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा इन सारे फसलों की उपज की जाती है। अब हम लोग विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्र में सह्याद्री पहाड़ी, पूर्वी घाट, राजमहल, सतपुड़ा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है लैटेराइट मिट्टी का। इसके बाद हम लोग पांचवें मिट्टी की बात करते हैं। पांचवा है शुष्क मिट्टी या शुष्क मृदा। ये जो है इसका रंग जो है वो लाल और किशमिशी प्रकार का होता है, किशमिश के प्रकार का। ये सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में लवणीय होता है, मतलब ये बलुई मिट्टी होता है। और क्षारीय अम्लीय की बात करेंगे, लवणीय की बात करेंगे तो ये लवणीय मिट्टी होती है। शुष्क मृदा जो है वो कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी को वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है या नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इस मिट्टी में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी का विकास शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में हुआ है और इसमें इसका विस्तार जो है वो राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, इसके अलावा हरियाणा, दक्षिणी पंजाब इन क्षेत्रों में ये शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। ये उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पे तापमान अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। छठा है लवणीय मिट्टी या लवणीय मृदा। लवणीय मिट्टी को हम लोग ऊसर मृदा या ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होती है, इसी कारण ये अनुर्वर होती है। इसमें किसी भी प्रकार का वनस्पति नहीं उपजता है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इसमें लवण की मात्रा बढ़ गई है। इसकी संरचना बलुई से लेकर के दोमट तक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अधिकतर विस्तार जो हुआ है वो पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी तट के डेल्टा क्षेत्र और इसके पूर्वी डेल्टा क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्र में हुआ है। इसका विस्तार मुख्य रूप से अधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति जिस क्षेत्र में अधिक हुआ था, हरित क्रांति का प्रभाव जिस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, उस क्षेत्र में ये मिट्टी लवणीय हो गई है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये मिट्टी केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण को धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में बिछा देती है, जिस कारण इस मिट्टी का परत जो है वो सफ़ेद प्रकार का दिखाई देता है। भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावित क्षेत्र जो है, लवणीय मिट्टी वाले क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। अगर हम लोग भारत में लवणीय मिट्टी के विस्तार वाले क्षेत्र को अवरोही क्रम में दर्शाएं तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो है गुजरात, दूसरा है आपका हरियाणा और तीसरा क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश है।
तो इन 3 राज्यों में अधिक मात्रा में लवणीय मृदा पाई जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने जलोढ़ या दोमट मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा और लवणीय मृदा के बारे में जान लिया है। अगला और 7वां है पीट मृदा। पीट मृदा जो है वो नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में, जल भराव वाले क्षेत्र में मिट्टी को पीट मृदा कहते हैं। अर्थात नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में, जल भराव वाले क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसे हम लोग पीट मृदा के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर वनस्पति की वृद्धि अच्छी मात्रा में पाई जाती है या वनस्पति की वृद्धि जो है वो अधिक होती है। पीट मिट्टी जो होती है वो काली, भारी और अम्लीय होती है, जिसमें लवण और जैव पदार्थ की अधिकता होती है, परंतु फॉस्फोर और पोटास की कमी पाई जाती है। फॉस्फेट और पोटास की कमी पाई जाती है पीट मिट्टी में। ये मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि नदी डेल्टा वाले, जल भराव वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए चावल की खेती के लिए या धान की खेती के लिए ये अधिक उपयुक्त मानी गई है। इसका विस्तार, पीट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से केरल राज्य में है। केरल राज्य के अलावा और भी राज्य में है, लेकिन केरल राज्य के कोट्टायम जनपद, अलपुझा जनपद, इसके अलावा उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में पीट मिट्टी का विस्तार हुआ है। जैव पदार्थ की मात्रा अगर हम लोग बात करते हैं पीट मिट्टी में, तो जैव पदार्थ की मात्रा 40 से लेकर के 50% तक होता है। और ये जो है इस पीट मृदा का रंग जो है वो सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती है। अब हम लोग बात करते हैं 8वां और अंतिम की। 8वां और अंतिम है वन मृदा। वन मृदा जो है वो 3000 से 3100 मीटर के बीच हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात ये ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। इसके कुछ भाग जो है वो सह्याद्री, पूर्वी घाट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर का धरातल जो है वो पेड़ पौधों की पत्ती से ढका हुआ होता है। इसके सड़ने गलने से इसके ऊपरी भाग का रंग काला दिखाई पड़ता है। पेड़ पौधों की पत्तियों से ढके होने के कारण, सड़ जाने के कारण ये जो है इसका रंग, ऊपरी भाग, इसका ऊपरी धरातल जो है वो काला रंग का दिखता है, तथा निचला भाग जो है वो धूसर भूरा और धूसर लाल होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्र पत्तियों से ढका हुआ होता है वो ऊपरी भाग काला दिखाई देता है और निचला भाग धूसर भूरा और धूसर लाल दिखाई देता है। इसके बाद ये मिट्टियाँ जो होती है वो पौधों के लिए पोषक संपन्न होती है, अर्थात इसमें पोषक मात्रा पाए जाते हैं। परंतु हम बात करते हैं इसमें रासायनिक पदार्थ की, तो पोटास, फास्फोरस और चूना, ये 3 पदार्थ जो हैं वो 3 रासायनिक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। वन मृदा में कृषि कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें चाय, कहवा, मसाला, इसके अतिरिक्त गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा भारत की मिट्टी और उससे संबंधित तथ्य है। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे भारत के भूगोल सीरीज के अंतर्गत अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।